हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। हिस्ट्री ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और वीडियो के इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल में सिराजुद्दौला को हराया, उसके बाद अवध में जाकर शुजाउद्दौला को हराया और इलाहाबाद की ट्रीटी की। आज के हम युद्ध में जानेंगे, जैसा कि हमने पिछले बताया था पहले लेक्चर में, एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो अंग्रेज आए थे भारत, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको भारत में कई शक्तियों का सामना करना पड़ा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं उसमें से कौन कौन सी शक्तियों से अंग्रेज जीत चुके हैं और हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो आइए एक बार देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। हमने देखा था अपनी पहली क्लास में कि उन्होंने फ्रांस को हराया। फ्रांस की 3 बैटल हुई, जिसमें कि ट्रीटी हुई और लास्ट बैटल जो थी जिसमें कि वंडीवास का बैटल ऑफ वंडीवास 1760 में हमने बताया था डिसाइडिंग बैटल साबित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फ्रांस की बैटल से एकमात्र बैटल अगर आपको याद करनी हो तो बैटल ऑफ वंडीवास याद रखिएगा। दूसरा, उसके बाद हमने देखा कि बंगाल में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, 1757 में होता है और सिराजुद्दौला हार जाता है क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर जो था उसको धोखा दे देता है। उसके बाद अगली क्लास में हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर कहां होती है, बक्सर में होती है और उसमें क्या होता है, इलाहाबाद की ट्रीटी सामने निकल के आती है, जहां पर 3 शासक, अवध की शुजाउद्दौला, मुगल से शाह आलम द्वितीय और बंगाल से कौन था, मीर कासिम, जो कि यहां से भाग कर गया था, ये दोनों एक साथ लड़ रहे होते हैं और फिर भी हार जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है, इलाहाबाद की ट्रीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर से इलाहाबाद की ट्रीटी। ठीक है, ये कब होती है, 1765 में होती है। इसके बाद आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ये देखिए ये कहां चल रहा है, हमारे नॉर्थ में चल रहा है। चलिए आपको कुछ मैप में बता देते हैं कैसे क्या हो रहा था उस समय। तो देखिए ये जो रीजन है, ये से आज भी आपको पता है महाराष्ट्र है, तो यहीं पर ये महाराष्ट्र का उदय माना जाता है और महाराष्ट्र अपना एक्सपेंशन कर रहा था। ये जो इधर का एरिया मराठा, देखिए कितना ऊपर तक बढ़ रहा है, और ये जो पहले मुगल हुआ करता था सारा, अब ये मराठा एक्सपेंड कर रहा है। कौन कर रहा है, मराठा। और ये क्या है, ये मुगल का एरिया है अभी भी। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो अलग हो रहे थे वहां के राज्य, तो ये ऊपर का भी आप मुगल मान सकते हैं पूरा का पूरा। और ये जो इधर का एरिया है, ये जो हैदराबाद साइड आज का जो आप जानते हैं, ये होता है निजाम का एरिया हुआ करता था उस समय, निजाम। और ये जो नीचे का एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो केरला, तमिलनाडु, ये दिख रहा है कर्नाटका, तो ये जो एरिया है ये आता है मैसूर के अंदर। उस समय कहाँ आता था, मैसूर के अंदर आता था। तो आज हम यही जानेंगे, मैसूर के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा कि ऊपर का जो नॉर्थ साइड का एरिया है, अंग्रेजों ने लगभग अपना पावर स्थापित कर लिया है। अब अंग्रेज कहां बढ़ेंगे, साउथ साइड आगे मूव करेंगे। तो आज हम देखेंगे मैसूर का युद्ध। मैसूर के युद्ध में जानेंगे कैसे कैसे उन्होंने मैसूर को हराया, और उसकी अगली क्लास में हम देखेंगे क्या, मराठा को। निजाम, देखिए निजाम हमेशा अंग्रेज के साथ रहे तो उनको युद्ध ज्यादा खास नहीं करने पड़े निजाम को। आपको पता होगा आजादी के बाद भी 1947 में अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आजादी के बाद भी निजाम हैदराबाद को आजाद नहीं करना चाहते थे, हैदराबाद को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे, भारत में शामिल तक नहीं होना चाहते थे। तो अधिकतर उन्होंने अंग्रेजों की ट्रीटी में हमेशा साथ दिया, जैसे कि आगे हम पढ़ाएंगे वेलेजली की सहायक संधि आती है, तो निजाम हमेशा साथ रहे, अंग्रेजों को ज्यादा अपोज नहीं करते थे। तो इस वजह से निजाम से खास उतनी अच्छा खासा युद्ध नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हुई है फाइट, लेकिन ऐसा कोई युद्ध नहीं आया जिसके बारे में पढ़ना पड़े। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैसूर, उसके बाद कल के लेक्चर में जानेंगे मराठा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जिस समय अंग्रेज नॉर्थ साइड में अपनी पावर स्थापित कर रहे थे, उसी समय साउथ में मराठा, निजाम और मैसूर आपस में लड़कर अपनी सीमा का विस्तार कर रहे थे। मैसूर अपनी सीमा का विस्तार करना चाह रहा था, मराठा भी नीचे आना चाह रहा था और निजाम आपस में लड़ रहे थे। और कई लोग आपस में लड़ रहे थे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए, कौन उसका आगे का राज्य संभालेगा। तो ये घटनाएं हो रही थी। उस समय होता क्या है, फिर शुरू होती है, अब हैदर अली जब अपना एक्सपेंशन कर रहा था इधर तरफ, तो क्या होता है कि सबसे पहला जो बैटल होता है, मैसूर का सामना करना पड़ता है अंग्रेजों को, वो होता है 1768 में। फर्स्ट बैटल की अगर बात करें, कल हमने कहां तक देख लिया था, अगर बात करें फ्रांस की तो 1756 से लेकर 1763 तक खत्म हो गया था लास्ट बैटल। उसके बाद अगर बात करें हम बंगाल की,
तो बंगाल में बैटल ऑफ बक्सर 1765 में खत्म हो गया। बैटल ऑफ बक्सर इलाहाबाद की ट्रीटी हो गई। अब हम बैटल अब इसी के आगे आप बढ़ा सकते हैं। अगली जो बैटल आती है मैसूर की, वो शुरू हो जाती है आपकी 1768 और 69 में पहली बैटल होती है। इसी वजह से बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा अगर याद रहेंगे तो आप इमेजिन करना आसान रहेगा कि कौन सी बैटल किसके बाद चल रही है। हालांकि अदर जगह भी लड़ाई पैरेलल चलती रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल हम एक जगह फोकस कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ मैसूर की बात करते हैं। बैटल ऑफ मैसूर में जो मैसूर की तरफ से लड़ रहे थे वो थे हैदर अली। कौन? हैदर अली। और जो अंग्रेज की तरफ से थे, जो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे वो थे वर्लेस्ट। उस समय के जो गवर्नर थे वर्लेस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मराठा और निजाम को अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया शुरुआत में, और किसमें? हैदर अली यानी मैसूर पर हमला कर दिया। लेकिन हैदर अली ने अपनी चालाकी से धन का प्रलोभन देके, थोड़ा सीमा का, राज्य का प्रलोभन देके मराठा और निजाम को अपने साथ मिला लिया और अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। तो पहली बैटल में किसकी विजय होती है? हैदर अली की विजय होती है। हैदर अली जीतता है। ठीक है, और ये जीतने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको मद्रास ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। मद्रास की संधि, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट संधि। मद्रास की संधि की साइन होती है कब? 1769 या 70 बोल सकते हैं आप। तो मद्रास की ट्रीटी के साथ साइन होता है। इसमें हैदर अली ने कर्नाटक का जो एरिया था लगभग पूरा जीत लिया था, ऑलमोस्ट पूरा कैप्चर कर लिया, और अंग्रेज इसमें हार जाते हैं बहुत बुरी तरह से। ठीक है, तो ये पहली बैटल थी जिसमें हैदर अली ने बहादुरी के साथ पहला युद्ध जीत लिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा युद्ध कब होता है। अच्छा, इस युद्ध में एक और संधि होती है कि ये लोग अब आपस में नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे की मुसीबत में साथ देंगे। ऐसी एक संधि अंग्रेज करते हैं। वो किस लिए करते हैं कि भाई जब अंग्रेज मराठा या निजाम या कहीं पर भी लड़ने जा रहे हो तो उस समय ना मैसूर उन पर हमला ना करे, उल्टा उनका साथ दे। तो ऐसी एक संधि होती है कि ये विपत्ति पर एक दूसरे का साथ देंगे, एक ऐसी भी बात होती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि मराठा और निजाम आपस में ये सब तीनों लोग लड़ते रहते थे अपने सीमा विस्तार के लिए। तो आगे चलकर एक युद्ध होता है आपस में। मराठा थोड़ा एक्सपेंशन कर रहा था अपनी बाउंड्री का। उस समय अंग्रेज मैसूर का साथ नहीं देते, तो मैसूर समझ गए थे कि ये देखो ये ट्रीटी तो ये कुछ नहीं निभाने वाले हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं। तो मैसूर समझ गया था कि ये सब गलत होने वाला है। फिर मैसूर उनका साथ एंटी रहने लगा, मैसूर उनका साथ नहीं देता था। फिर अब देखते हैं सेकेंड बैटल। तो बनी बात थी सेकेंड बैटल होनी ही थी। तो सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर होती है जाके सीधा 10 साल बाद। पहली बैटल हमने बताया कब? 1767 से 69 के बीच होती है। दूसरी होती है 1780 से लेकर 84 तक, 1784 तक। 4 साल का एक बहुत बड़ा युद्ध चला था। इसमें क्या होता है, पहली बैटल में हमने देखा सबसे पहले मराठा और निजाम को किसने मिलाया था? अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाया था। लेकिन बीचों बीच लड़ाई में हैदर अली ने अपनी साइड कर लिया और जीत लिया। इस बार क्या होता है कि इस बार मराठा और निजाम को ये साथ में लेकर चलते हैं। कौन? हैदर अली। हैदर अली वर्सेस कौन थे? अंग्रेज। इस बार अंग्रेज की तरफ से कौन था? क्योंकि देखिए वो लोग गवर्नर चेंज करते रहते जो भी आता था यहाँ पर। तो इस समय जो इस बार अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे वो थे कर्नल बेली। कर्नल बेली ये उस समय थे बंगाल में। तो अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था? कर्नल बेली लड़ रहे थे। इसमें क्या हुआ, हैदर अली ने शुरुआत में मराठा और निजाम को अपने साथ मिला लिया और एक बार फिर से बहुत ही अच्छी जीत हासिल की। और 1782 में अरकाट का एक एरिया वहां पर आता है, उसको जीत लिया। अरकाट का एरिया जीत लिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जैसा कि मराठा और निजाम इनका साथ दे रहे हैं सेकेंड बैटल में, लेकिन जब 2 साल तक ये पीछे हो रहे थे अंग्रेजों ने उल्टा इस बार मराठा और निजाम को प्रलोभन दिया और उन्हें अपने साथ मिला लिया बीच लड़ाई में। पहली लड़ाई में हैदर अली ने मिला लिया था बीच में, इस बार अंग्रेजों ने मिला लिया। तो इसमें क्या होता है, अब उनकी तरफ जाने लगे। साथ ही साथ 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ये लड़ाई में नहीं हुई थी, ये उनकी नॉर्मल डेथ थी। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। तो इसके बाद 1782 के बाद की जो आगे की बैटल वो संभालते हैं इनके बेटे
टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान, इनके बेटे थे। ठीक, आगे गद्दी पर ये बैठे और उस लड़ाई को कंटिन्यू किया। अब देखिए ये अकेले थे, मराठा निजाम उधर तरफ से लड़ रहे थे, तो आगे हैदर अली ने हालांकि 2 साल 82 से लेकर 84 तक लड़ाई की और देखा कि अब ये ज्यादा लड़ नहीं सकते, तो एक संधि आगे संधि कर ली और उस संधि को जाना जाता है मंगलूर की संधि के साथ। इधर लिख देते हैं, आप देख लीजिए, मंगलूर बोलते हैं, MAN, मंगलूर की संधि, मंगलूर ट्रीटी। ठीक है, बेंगलोर मत करिएगा, मंगलूर है ये। मंगलूर की ट्रीटी के साथ दूसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा बैटल, जिसमें कि सबसे पहले हैदर अली की बीच में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका टीपू सुल्तान उसको आगे प्रोसीड करते हैं और आगे मंगलूर की संधि के साथ सेकंड बैटल ऑफ मैसूर समाप्त होती है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उन्हीं पर जा रहे हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और जो भी इंपॉर्टेंट कहानी है उनको बताते चल रहे हैं जिससे कि आप उनको याद रख सके, थोड़ा सा रिलेट रहे। जब आप कहानी सुनते हैं तो आपको याद रहती है ये चीजें। तो देखिए अब चलते हैं आगे थर्ड बैटल ऑफ मैसूर पे। यहां पर भी नॉर्मल संधि होती है, इसमें खास नतीजा नहीं आता, एक तरह से देखा जाए तो बराबरी भाग जीतते हैं आधा, क्योंकि 2 साल तक तो देखा हमने आपको बताया कि कौन जीत गया, हैदर अली जीते, और उसके बाद संधि होती है तो खास निर्णायक नहीं होता है। अब चलते हैं सीधा थर्ड बैटल जो कि निर्णायक बैटल होती है। थर्ड बैटल ऑफ मैसूर जो कि होती है 1790 से 1792 के बीच, 1790 से 1792। दूसरी कब हुई थी? 1780 से 1784, और तीसरी कब हो रही है? 1790 से 1792। इसमें क्या होता है, इस समय देखिए कौन कौन था, पहले तो देख लीजिए। सबसे पहले टीपू सुल्तान थे मैसूर की तरफ से, और जो अंग्रेज थे उधर तरफ से जो लड़ रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से जो थे, इस समय उनके चेंज हो चुके थे गवर्नर फिर से, तो इस समय कौन थे? अच्छा, जब हम ये पढ़ा रहे होंगे ना आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, तो वहां पर जब आपको डेट बता दें कि इससे इस पीरियड में कॉर्नवालिस थे, इससे इस पीरियड में वेलजली थे, जो भी थे, तो आप ऑटोमेटिक ये चीज याद हो जाएंगी आपको कि इस लड़ाई में कौन रहा होगा, क्योंकि इस पीरियड में जब कॉर्नवालिस थे तो वही लड़ेंगे। अंग्रेजों की कमान कौन संभालेगा? जो उस समय गवर्नर रहेगा, तो उस समय कौन थे? कॉर्नवालिस थे। अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस लड़ रहे थे। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि 2 बार एक तरह से देखा जाए हार चुके होते हैं, इस बार पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं। पहले से वो कोयम्बटूर और इधर का आरकाट का एरिया से वो कब्जा करते हुए श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई कर देते हैं। कहां पर चढ़ाई कर देते हैं? श्रीरंगपट्टनम, जहां टीपू सुल्तान की राजधानी होती है, श्रीरंगपट्टनम। इस पर चढ़ाई कर देते हैं अंग्रेज, और एक बहुत ही भीषण लड़ाई होती है जिसमें टीपू सुल्तान को अब हार माननी पड़ जाती है। इस लड़ाई में क्योंकि वो उनके पूरे राजधानी पर आ चुके हैं और वो पहले से पूरी प्री प्लानिंग के साथ चारों तरफ छीन लिया था मराठा निजाम को साथ लेते हुए। इस बार शुरुआत में साथ थे और उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया था मराठा निजाम ने, और इस बार टीपू सुल्तान की बहुत बुरी तरह से हार होती है, और यही एक तरह से देखा जाए तो निर्णायक बैटल होती है, डिसाइडिंग बैटल होती है कि अब मैसूर एक तरह से खत्म हो जाएगा पूरा। तो देखिए इस बैटल में क्या होती है, पहले तो अब देखिए ये हार जाते हैं हमने बताया, और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, वहीं पर चढ़ाई कर देते हैं, और उसी जहां पर होती संधि हमने पहले बताया था उसी को ट्रीटी को वहीं की जगह पे नाम पर रखा जाता है। तो किस संधि थी? थर्ड बैटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर तीनों बैटल में अगर आपको एक बैटल याद रखनी है तो इसको याद रखो, वैसे तो सारा याद होना चाहिए लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है तीनों बैटल में, और ये संधि बहुत ज्यादा याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच होती है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों यानी कॉर्नवालिस के बीच। ये भी क्वेश्चन आता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि में कौन कौन थे? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। अब देखिए पहले तो ये हार जाते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। दूसरा, इसमें इसके टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंदी बना लिया जाता है, अंग्रेजों ने इसके 2 बेटों को बंदी बना लिया और उनको ले जाते हैं अपने साथ। तीसरा, हारने के बाद देखिए लिख देते हैं 2 सन को बंदी बना लिया। तीसरा, इनको क्या, इनका आधे से ज्यादा एरिया अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया होता है, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मैसूर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया होता है, आधे से ज्यादा हिस्सा। ठीक है, एक ये चीज होती है, और एक और चीज होती है, युद्ध की भरपाई के लिए अंग्रेज इन पर जुर्माना लगाते हैं, वो होता है उस समय के टाइम का 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाता है। कितना? 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाता है। तो ये घटनाएं होती हैं थर्ड बैटल में, क्योंकि ये हार जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा जुर्माना चुकाना पड़ जाता है, इनका आधा राज्य चला जाता है, इनके बेटे बंधक बना लिए जाते हैं और एक्स्ट्रा जुर्माना भी देना पड़ता है। तो ये था थर्ड बैटल।
अब देखिए, हालांकि यहां से देखा जाए तो मैसूर का समाप्त हो गया था एक तरह से, मैसूर का राज, लेकिन टीपू सुल्तान क्योंकि एक बहादुर थे और एक बहादुर राजा थे मैसूर के, और वो अंग्रेजों के सामने झुक नहीं रहते कभी। तो देखिए, जो अगले गवर्नर आते हैं वेलेजली, उनको लगता है कि यार टीपू सुल्तान को पहले हटाओ, तभी वो भारत पर कुछ आगे कब्जा कर पाएंगे। तो 1798 में आता है भारत, कौन? वेलेजली। अगले गवर्नर आते हैं, गवर्नर जनरल, ये भारत आते हैं, और ये भारत एक ही उद्देश्य से आए थे कि जो सारे राज्य हैं भारत के, अलग अलग राजा हैं, उनको अपने साइड मिलाओ एक, और ये संधि लेके आते हैं अपने साथ, सहायक संधि। अभी बताएंगे क्या होता है ये सहायक संधि। कई बार पूछा जाता है सहायक संधि किसने लागू की, तो वही वेलेजली ने ही की थी। ये एक सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं अपने साथ। हाँ, लाइट चली गई थी। हम बात कर रहे थे कि वेलेजली सहायक संधि लेकर आते हैं कि लोगों को, वो सारे राजाओं को अपने साथ मिला लें, और उनको लगा कि टीपू सुल्तान थोड़ा बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं थे अभी भी। तो टीपू सुल्तान, वेलेजली ने फोर्थ बैटल, आप मैसूर का शुरुआत कर दी, ये बोलते हुए कि टीपू सुल्तान जो है वो मराठा और निजाम के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों पर हमला करने के लिए। ये बोलते हुए, रीजन देते हुए फोर्थ बैटल की शुरुआत कर दी। किसने? वेलेजली ने। कब कर दी? अगले साल ही 1799 में। बस ये थोड़े दिन चली थी, लेकिन ये बहुत ही भीषण बैटल थी, बहुत कम टाइम के लिए थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब इंटेंस बैटल थी, बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां, इसमें भी बहुत लोग का खून हुआ, क्योंकि वेलेजली इस बार तैयारी से आया था कि इस बार खत्म कर देना टीपू सुल्तान को। तो इस बार टीपू सुल्तान लड़ रहे थे मैसूर की तरफ से, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? वेलेजली। वेलेजली तो वेलेजली ने इनके पास रखा सहायक संधि, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया, इन पर हमला किया इन्होंने, और श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान ने अपनी जान गंवा दी। इसमें इतनी लड़ाई में मृत्यु हुई थी, उन्हीं के दरवाजे पर उनको मार दिया श्रीरंगपट्टनम पर, और श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह टीपू सुल्तान इस लड़ाई में हार गए, और पूरी तरह से मैसूर, एक तरह से मैसूर का खत्म, समापन हो जाता है। इस तरह मैसूर की ये बैटल होती, 4 बैटल। और अगर टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम अब कुछ और बातें जान लें, तो देखिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। एक, क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, राजा थे उस समय के देखा जाए, और अंग्रेज को काफी इनसे थोड़ा सा भय भी था देखा जाए। तो एक इनका सेंटेंस है टीपू सुल्तान का, पहले तो फैक्ट में जान लीजिए। एक लाइन है, वन डे ऑफ लाइफ ऑफ अ टाइगर इज फॉर बेटर देन 1000 ईयर ऑफ लिविंग एज अ शीप। हजारों साल सीप की तरह, भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन टाइगर की तरह जीना, ये टीपू सुल्तान का कहना था। और इस तरह वो लास्ट बैटल में उसमें हारे, और अपने उन्होंने कोई शर्तें स्वीकार नहीं की। दूसरी अगर देखा जाए, इनके नाम पे ही वहां पर श्रीरंगपट्टनम पर ही ट्री ऑफ लिबर्टी है, ट्री ऑफ लिबर्टी, जो इनको डेडिकेटेड है। लिबर्टी मतलब आजादी, स्वतंत्रता होता है, एक आजादी का पेड़ है जो टीपू सुल्तान को डेडिकेटेड है, वहीं पर है। दूसरा अगर बात की जाए, इनको पायनियर ऑफ रॉकेट साइंस भी बोला जाता है। रॉकेट साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत में रॉकेट साइंस या रॉकेट आर्टिलरी बनाना शुरू किया था। इन्होंने अपने राज्य में एक डिंडीगुल जगह है, वहां पर डिंडीगुल फैक्ट्री लगाई, जो कि एक रॉकेट की फैक्ट्री थी, जहां पर थोड़ा रॉकेट बनाए जाते थे जो उड़कर हमला कर सकते, मतलब रॉकेट आप जानते ही हैं। तो वो पहला रॉकेट था। तो पॉइनियर मतलब होता है शुरुआत, जो शुरुआत करने वाला हो, तो इनको पॉइनियर ऑफ रॉकेट साइंस बोला जाता है, रॉकेट आर्टिलरी बोला जाता है। टीपू सुल्तान ने शुरुआत की थी रॉकेट की भारत में। थर्ड अगर बात की जाए,
तो ये क्योंककि जैसा हमने बताया था, ये देखिए लड़ाइयां चल रही है 1700, और एक फ्रांस की अगर बात कर ली जाए, फ्रांस का बैटल हमने लास्ट बैटल बताई थी 1756 से लेकर 1763 तक। तो टीपू सुल्तान जिस समय ये फ्रांस में लड़ाई हो रही थी ना, ये फ्रांस लिबरेल में टीपू सुल्तान फ्रांस की तरफ साथ में थे। तो एक क्लब था उनका, उसका नाम था जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब, इसके मेंबर थे। कब? फ्रांस रिवॉल्यूशन जब हो रहा था, फ्रांस रिवॉल्यूशन के टाइम जैकोबियन क्लब के मेंबर थे कौन? टीपू सुल्तान। ये भी एक रीजन था कि अंग्रेजों ने इन पर हमला किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय जब फ्रांस से लड़ रहे थे उस समय मना किया हुआ था कि कोई फ्रांस का आदमी अपने आर्मी में भर्ती नहीं करेगा। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी में एक पूरी टुकड़ी ही बना रखी थी जिसमें कि फ्रांस के लोग थे और उनसे ट्रेनिंग लिया करते थे। तो ये भी एक रीजन था जो फर्स्ट बैटल की शुरुआत हुई और मैसूर से इनका एक तरह से एंटी हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जाना पूरा मैसूर युद्ध के बारे में। मैसूर का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध और चौथा युद्ध। पहले युद्ध में देखा हमने कि हैदर अली जीतते हैं और मद्रास की ट्रीटी करते हैं और पूरी तरह से एक तरह से अपना वर्चस्व एक तरह से अपना स्थापित करते हैं और अंग्रेज बुरी तरह से हारते हैं। दूसरे बैटल की बात की जाए तो शुरुआत में हैदर अली पूरे जीत जाते हैं, अरकाट का एरिया भी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर टीपू सुल्तान उस लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलकर क्या करते हैं, संधि हो जाती है, मंगलूर की संधि। मंगलूर याद रखिएगा, ना कि बेंगलोर, ठीक है। मंगलूर की संधि हो जाती है। अब चलते हैं थर्ड बैटल पर। थर्ड बैटल डिसाइडिंग बैटल होता है, जिसमें कि कॉर्नवालिस ने बुरी तरह से हरा दिया किसको? टीपू सुल्तान को। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और टीपू सुल्तान इसमें हार जाते हैं। उसके बाद फोर्थ बैटल तो एक ऐसी ही बैटल थी, उसको बस खत्म करना था, टीपू सुल्तान का नामो निशान हटाना था। इस वजह से वेलेजनी ने उस पर हमला कर दिया और फोर्थ बैटल टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है उसमें और टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।